मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुजीत सर। प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? नेशनलिज्म इन इंडिया अर्थात भारत में राष्ट्रवाद, क्लास 10 का चैप्टर 3 का मैं थर्ड वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आज हम देखेंगे कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में आगमन भारतीय राष्ट्रवाद को एक नया स्वरूप देता है, एक नया जननायक देता है। और गांधी जी के लीडरशिप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो काफी स्ट्रांग हो गई और धीरे धीरे राष्ट्रीयता का जो पहचान है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, पूरे देश में एक नया स्वरूप ले लेता है। आपने देखा कि किस प्रकार सत्याग्रह गांधी जी के आर्म्स थे, जो नॉन वायलेंस पे, ट्रुथ पर आधारित था। फिर गांधी जी की 3 सक्सेस मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद देखें। हम यहाँ पर रौलट एक्ट के विषय में देखेंगे, खिलाफत मूवमेंट के विषय में देखेंगे और रौलट एक्ट का चरम जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, हम इसके विषय में इस थर्ड वीडियो में अर्थात पार्ट 3 में चर्चा करेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं द रौलट सत्याग्रह। बच्चों, सर सिडनी रौलट इंग्लैंड के हाई कोर्ट के एक एडवोकेट, एक जज थे। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद एक ऐसा कानून लागू किया जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। उस समय गरम दल की विचारधारा, क्रांतिकारियों का आंदोलन बड़ी तेजी पर था और ब्रिटिश सरकार का विरोध हो रहा था हर जगह। तो क्रांतिकारियों के आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार एकदम डर गई थी, भय हो गया था। और ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया, सर सिडनी रौलट महोदय ने इसे बनाया। अब मार्च 1919 में अर्थात मार्च 1919 में देश में लागू हुआ। शक के आधार पर, डाउट के आधार पर कभी भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। एक तरह से धारा 144 से भी खतरनाक। रौलट एक्ट, it gave the enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। मतलब कोई भी व्यक्ति बगैर किसी जमानत के 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार हो सकता था, शक और डाउट के आधार पर। कितना भयावह कानून था व्यक्ति कि मतलब कि एक तरह से ये बताता है कि इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर सके। वो अपने मनमाना, अपने मनमाफिक, अपने हित के लिए कानून बनाती है। अब भारतीयों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उस समय के एडवोकेट चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। महात्मा गांधी ने विरोध किया। महात्मा गांधी wanted non-violent movement against unjust law। महात्मा गांधी ने इस अनजस्ट लॉ का विरोध किया। धीरे धीरे रौलट एक्ट का विरोध पूरे देश में, अमृतसर से लेकर के, पंजाब से लेकर के दिल्ली में, पूरा फिर साउथ में बच्चों, अहमदाबाद, गुजरात, हर जगह विरोध हो रहा है। मतलब गुजरात के अहमदाबाद में, बंबई तक विरोध हुआ। और 10 अप्रैल 1919 को पुलिस इन अमृतसर फिक्स फायर अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन। एट द टाइम मार्शल लॉ इम्पोज्ड बाय डिप्टी गवर्नर पंजाब जनरल डायर ने एक कानून जो पास हुआ था, उसे लागू करने के लिए, जुलूस को कुचलने के लिए, पीसफुल जुलूस पर भी अत्याचार करती चली जा रही। चारों तरफ हिंसा का वातावरण बन गया। ऐसी परिस्थितियों में एक बड़ा ही नृशंस हत्या अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा की गई, जो इतिहास के पन्नों में, विश्व के इतिहास के पन्नों में एक शर्मनाक दर्जे का ब्रिटिश सरकार के ऊपर धब्बा है। जैसे कह सकते हैं जलियांवाला बाग मास्करी 13 अप्रैल 1919, वह बैसाखी का दिन था जिस दिन मार्शल लॉ लागू हुआ और निर्दोष इनोसेंट पीपुल पर गोली चलाई गई। A peaceful meeting held
एट जलियांवाला बाग वाज फिक्स्ड अपॉन बाय जनरल लॉयड, लेकिन जनरल लॉयड ने फायर करवा दिया। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल किल्ड। जनरल डायर की एक बगैर सोची समझी उसके परिणाम से वाकिफ न होकर के ऐसा आदेश दिया गया जो निर्दोष जनता को हत्या के रूप में परिवर्तित कर दिया। हजारों लोग मर गए। सरकारी आंकड़ा तो बच्चों 379 का, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मारे गए। और इस जलियांवाला बाग के स्थान को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू संबोधित करने वाले थे। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन लोगों के प्रयासों से महात्मा गांधी जी आकर के अमृतसर की स्थिति को देखना चाहते थे, लेकिन पंजाब के वर्तमान में हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस जलियांवाला बाग घटना की जबरदस्त विरोध हुआ। पूरे देश में आग लग गया। हर जगह ब्रिटिश सरकार के विरोध हो रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया, हेराल्ड, ऐसी कोई पत्रिका नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में इसके खिलाफ लिखा जा रहा, जिसका परिणाम रहा कि ब्रिटिश सरकार ने एक जांच गठित की। सर हंटर आयोग के नाम से चर्चित है, लेकिन इस हंटर आयोग ने भी जनरल डायर को, जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, कोई कार्रवाई नहीं किया। बस इतना ही हुआ कि उसका ट्रांसफर यहां से वापस अपने स्वदेश इंग्लैंड चला गया। यह बाद में चलकर विरोध के बाद हमारे स्वदेशी नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय बंधुओं ने इसकी जांच की और भारतीय नेताओं में मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में इसकी जांच की गई और निश्चित हत्या का जिम्मेदार जनरल डायर को ठहराया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस घटना के 23 वर्षों के बाद 1942 में एक भारतीय क्रांतिकारी वीर उधम सिंह के द्वारा बदला लिया गया। इंग्लैंड में चढ़ करके उसने गोली मारी। तो हालांकि अब एक घटना से जुड़ा था बच्चों, इसलिए बता दिया क्रमशः। जैसे बच्चे आप कोर्स के साथ साथ एनटीएससी कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, इसलिए बताइए। इसी घटना का एक अगला कदम है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत इशू भी बच्चों मार्च 1920 में स्टार्ट हुआ इंडिया में, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में भी फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही संबंधित है। आपको बताया है पिछली वीडियो में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में वर्ल्ड वाज डिवाइडेड टू ग्रुप, एलीट पावर, मित्र राष्ट्र, एक्सिस पावर, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व इंग्लैंड कर रहा है, धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर का नेतृत्व जर्मनी कर रहा है। जर्मनी का साथ दे रहा है तुर्की। अब तुर्की का सुल्तान, जिसको ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है, वह ऑटोमन एम्पायर न केवल तुर्की का सुल्तान है, बल्कि वह खलीफा का पद भी है। खलीफा अर्थात इस्लाम धर्म में रिलीजियस टीचर को कहा जाता है, जो पैगंबर के बाद एक महत्वपूर्ण पद है, जिसकी आस्था है, विश्वास है खलीफा में सारे मुस्लिम समाज का, और खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसकी इबादत करते हैं। भारतीय मुसलमानों को यह डर था कि चूंकि टर्किश जर्मनी के खेमे में है, ब्रिटेन कहीं गलत न काम करे। ब्रिटेन ने वादा किया भारतीय मुसलमानों से, भारतीय जनता से, कि अभी इस युद्ध में, इस विश्व युद्ध में आपकी हमें जरूरत है। आपके खलीफा के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा, कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जीत जाता है, जर्मनी हार जाता है, टर्किश भी हार जाता है। एक सेवर्स की संधि होती है बच्चों 1920 में। इस ट्रीटी के द्वारा टर्की का अपमान होता है, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। और 1924 उसके आगे अगर देखा जाए बच्चों, 1920 से 24 के महत्वपूर्ण घटना चक्र में, जब वहां के सुल्तान को अपदस्थ किया गया, मुस्तफा कमाल पाशा वहां का सुल्तान बनता है, शासक बनता है, और उसने खलीफा के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो खलीफा का पद समाप्त होना, खलीफा के साथ बुरा बर्ताव करना,
भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए बहुत था। वो समझ गए कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है और अपने स्वार्थ की, अपने हित की काम देखता है, जिससे मुसलमान भी भड़क गए। भारतीय मुसलमान अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, यही खलीफा के खिलाफ जो बुरा बर्ताव किया, आगे चल करके खिलाफत आंदोलन का रूप लेता है। और इसी खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ने एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखा और महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक होकर के ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी का यदि विरोध करते हैं तो ये सक्सेस रहेगा, जिसका परिणाम यह देखने को मिला कि जब गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया, तो खिलाफत का मुद्दा भी जोड़ा गया, रौलट एक्ट का मुद्दा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुद्दा और खिलाफत मूवमेंट, इस सारे मूवमेंट जुड़ करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट बन जाता है। आपको बताएं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड और सर की उपाधि को भी उन्होंने वापस कर दिया। इस वीडियो में बच्चों यहीं तक। अगले वीडियो में अर्थात पार्ट 4 में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उससे संबंधित घटना चक्र को पढ़ेंगे, उसके परिणाम को पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपने जरूर विचार दीजिएगा, अपने आइडियाज, अपने व्यूज दीजिएगा। आपके कोई डाउट है इससे संबंधित, कोई क्वेश्चंस है तो जरूर प्रश्न करिएगा। थैंक यू।